देखिए, अगर सिलेबस पे आए तो फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस तो आपके सामने है, लेकिन आरक्षक का और नगर सैनिक का बहुत ज्यादा क्लियर सिलेबस आपके पास नहीं है। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, एग्जाम डेट की बात करें तो आरक्षक का एग्जाम डेट आ गया है, नगर सैनिक का भी एग्जाम डेट आ गया है, फॉरेस्ट का भी नहीं आया है ना। सिलेबस की बात करें, अगर पाठ्यक्रम पे आऊं मैं, तो फॉरेस्ट गार्ड का तो पाठ्यक्रम क्लियर है कि क्या आने वाला है, 100 प्रश्न में कहां से कितने प्रश्न आएंगे क्लियर है ये। लेकिन आरक्षक भर्ती परीक्षा की अगर बात करूं मैं, जिसकी लिखित परीक्षा होगी, या फिर एक और नगर सैनिक भर्ती परीक्षा की बात करूं, दोनों का सिलेबस अभी क्लियर नहीं हो पाया है। व्यापम ने बस एक शॉर्ट में सिलेबस लिख दिया है। अब क्या आएगा वहां से, कितने प्रश्न कौन से टॉपिक से आएंगे, कितने प्रश्न कौन से विषय से आएंगे, कोई भी जानकारी अभी तक नहीं है। अब बच्चे पिछले बार का पेपर को उठा करके ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। आइए बात करते हैं क्या क्या संभावना है। पहले तो सिलेबस पे बात करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर अपन। आरक्षक भर्ती परीक्षा की पहले बात करता हूं मैं, क्या लिखा है सिलेबस में और नगर सैनिक में क्या लिखा है। चलिए देखिए, आरक्षक भर्ती परीक्षा की अगर बात करूं मैं, आरक्षक भर्ती और नगर सैनिक दोनों की एक साथ बात कर रहा हूं। तो आरक्षक भर्ती, इसका फिजिकल अभी मार्च में पूरा हो जाएगा। राजनांदगांव वाला बचा हुआ है इसका फिजिकल, जो अभी एक बार बीच में रद्द हो गया था, फिर से रीशेड्यूल हुआ है। तो आरक्षक भर्ती परीक्षा की अगर बात करूं मैं, तो इसका फिजिकल मार्च में खत्म हो जाएगा। तो वैसे भी एग्जाम डेट तो दे ही दिया है व्यापम, आरक्षक भर्ती का भी, नगर सैनिक भर्ती का भी। अब इसके अगर सिलेबस पे आऊं, तो इसका सिलेबस बहुत क्लियर नहीं है अभी तक। बस लिखा क्या है समझना। अगर सिलेबस को देखें तो उसमें क्या क्या लिखा है। सामान्य ज्ञान लिखा है, 100 प्रश्न का आएगा पेपर, एक 100 अंकों का सामान्य ज्ञान लिखा है। उसमें बुद्धि क्षमता लिखा है, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता लिखा है, विश्लेषण क्षमता, और अंक गणित ऐसा लिखा है, अंक गणित ऐसा लिखा है सिलेबस। इतना ही लिखा है सिलेबस में बस, आरक्षक भर्ती में भी और नगर सैनिक भर्ती में भी। इसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। बस उसमें लिखा है सामान्य ज्ञान है, बुद्धि क्षमता है, विश्लेषण क्षमता है, अंक गणित है। 100 प्रश्न टोटल बनने वाले हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब 100 अंकों का पेपर होगा, 100 अंकों का पेपर होगा। इतना ही लिखा है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड सिलेबस जारी ही नहीं किया है, इतना ही बस जारी किया है। जो विज्ञापन पूरा जारी हुआ था उसमें इतना ही लिखा हुआ है। हो सकता है 1-2 महीने के अंदर आपको सिलेबस देखने को मिल जाए, डिटेल्ड सिलेबस की कहां से कितने प्रश्न आने वाले हैं। अब इसके आधार पर अभी कुछ अपन ज्यादा अनुमान लगा नहीं सकते कि कहां से कितने प्रश्न आएंगे। सामान्य ज्ञान की बात करूं तो सामान्य ज्ञान में सब कुछ आ जाता है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का पूरा सामान्य ज्ञान। भारत का सामान्य अध्ययन भी इसमें शामिल होता है, जिसमें भारत का इतिहास भी होता है, भारत का भूगोल भी है, भारत का संविधान भी है, भारत की अर्थव्यवस्था भी है, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन ये भी है। सामान्य विज्ञान भी शामिल हो जाता है इसमें, जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान पढ़ते हैं आप, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी भी शामिल हो जाता है। इसके अलावा करंट अफेयर, खेल कूद, सब कुछ शामिल हो जाता है। तो सामान्य ज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन होता है। ऐसा नहीं कि सामान्य ज्ञान छोटा सा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। पूरा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और पूरा भारत का सामान्य अध्ययन आपको डिस्कस करना होता है, ये पूरा पूरा डील करना है। और भारत के सामान्य अध्ययन में इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला, संस्कृति, दर्शन, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर, खेलकूद, सब कुछ आएगा। सामान्य ज्ञान बहुत बड़ा सेक्शन है। अब ये जो 3 सेक्शन बचे हैं आपके, ये 3 सेक्शन जो हैं, ये मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन बोल सकते हैं आप। मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन है ये, जो बोलचाल में अपन मैथ्स और रीजनिंग बोलते हैं वो सेक्शन है ये। बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित, ये मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सेक्शन है। अब बहुत सारे बच्चे क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले भी ऐसा बोल रहे हैं कि पिछले बार जो आरक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था, उसका जो लिखित परीक्षा का जो पेपर आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने देखा होगा किसका था, सामान्य ज्ञान का। लगभग 95 के आसपास प्रश्न जो थे वो सामान्य ज्ञान के थे, 100 में लगभग 95 के आसपास। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार सिलेबस को जो लिखा है ना, उसमें ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है, ये मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन है। बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित, इतना सब अगर लिखा है मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन, तो मुझे लगता नहीं कि 4-5 प्रश्न ही पूछेगा।
हो सकता है 100 में इस बार मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या आपको बहुत ज्यादा देखने को मिले। बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसा भी बोल रहे हैं कि 25-25 क्वेश्चन हर सेक्शन से आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि फिर तो मैथ्स और रीजनिंग के 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनका अलग अलग कहना है। कुछ विशेषज्ञ ऐसा कह रहे हैं कि जो पिछले बार आरक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था जिसमें लगभग 95 के आसपास प्रश्न जीएस के थे, मतलब जनरल नॉलेज के थे, वैसा ही कुछ रहेगा। 4-5 प्रश्न जो रहेंगे ये रहेंगे मैथ्स और रीजनिंग के। कुछ विशेषज्ञ ऐसा कह रहे हैं कि 100 प्रश्न जो है उसमें 25-25 का ये 4 सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। 25-25 का ऐसा 4 सेक्शन, जिसमें 25 प्रश्न होगा सामान्य ज्ञान का, 25 होगा बुद्धि क्षमता का, 25 होगा विश्लेषण क्षमता का और 25 होगा अंक गणित का। कुछ ऐसे भी बोल रहे हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि 50 प्रश्न होगा इसमें से, 50 प्रश्न होगा इसमें से आपका सामान्य ज्ञान का और बचा 50 प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग का होगा। कुछ ऐसा भी बोल रहे हैं। तो कुछ एकदम क्लियर नहीं है अपने पास में कि एकदम क्लियर हो कि हाँ यही आने वाला है, ऐसा कुछ एकदम क्लियर अपने पास कुछ डेटा है नहीं, कुछ जानकारी है नहीं। अभी आपको यह समझना है कि पिछले बार का जो पेपर हुआ था ना वैसा होने की संभावना तो कम है, क्योंकि इस बार सिलेबस में आप देखेंगे तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये पूरा का पूरा पोर्शन मैथ्स और रीजनिंग का लिखा है। अब सिलेबस अगर ऐसा जारी किया है तो 3-4 प्रश्न पूछने के लिए तो इतना लिखेगा नहीं। वो एक लाइन का सिलेबस है, इसमें 75% पोर्शन जो है वो मैथ्स और रीजनिंग का है। 75% पोर्शन। बुद्धि क्षमता का मतलब वही पूरा रीजनिंग का खेल खेलना है। विश्लेषण क्षमता का मतलब वही डीआई वगैरह जो पढ़ते हैं अपन, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबुलेशन। अंक गणित का मतलब जो गणित आप पढ़े हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज पढ़े होंगे, लाभ हानि, प्रतिशत, औसत, ये सब चैप्टर। तो अब अगर 4-5 प्रश्न ही अगर पूछना होता गणित और रीजनिंग का तो इतना सब लिखता नहीं वो गणित और रीजनिंग को लेकर के। ये पूरा सिलेबस को आप देखेंगे तो 75% पोर्शन इसमें मैथ्स और रीजनिंग का है। तो अगर केवल 3-4 प्रश्न इसको पूछना होता तो इतना सब मेंशन नहीं करता वो। तो अब कुछ भी अभी अपन अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहां से कितने प्रश्न आएंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि मैथ्स और रीजनिंग का थोड़ा सा वेटेज आपको ज्यादा दिखाई देने वाला है इस बार। क्योंकि व्यापम ने किया भी क्या है, व्यापम ने अभी पिछले 1-1.5-2 साल से देखेंगे तो गणित और रीजनिंग के वेटेज को बढ़ा दिया है उसने। जैसे एग्जाम्पल के लिए हॉस्टल वार्डन के एग्जाम की अगर बात करूं मैं, जो छात्रावास अधीक्षक का एग्जाम हुआ था 2014-2016 में, उस एग्जाम में आप देखेंगे तो 150 प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अभी 2024 में जो एग्जाम हुआ उसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे। छात्रावास अधीक्षक की बात कर दिए होंगे बहुत सारे लोग, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम। अब 2014-2016 में 150 में गणित के केवल 20 प्रश्न आते थे, लेकिन 100 में 25 प्रश्न उसने गणित के कर दिए। तो गणित के वेटेज को बढ़ाया है। आरआई का एग्जाम देख लो, पटवारी का देख लो, मंडी इंस्पेक्टर का देख लो, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, शिक्षक भर्ती, सब में गणित का अच्छा खासा वेटेज है। तो हो सकता है जैसे सब इंस्पेक्टर परीक्षा को देख लीजिए आप, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भी मैथ्स और रीजनिंग का अच्छा खासा वेटेज है। मेंस में जाएंगे सब इंस्पेक्टर के तो 200 नंबर का एक सेपरेट पेपर है मैथ्स और रीजनिंग का, सेपरेट पेपर मैथ्स और रीजनिंग का 200 नंबर का। तो मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न ज्यादा होने की पूरी संभावना है, इस बार ध्यान रखिएगा। तो अभी कैसे तैयारी करें, तो अभी डिटेल्ड पूरा तैयारी करिए, अभी कुछ छोड़िए मत, अभी सब कुछ पढ़िए। सामान्य ज्ञान को अच्छी से पढ़िए, मैथ्स और रीजनिंग को पूरा अच्छी से पढ़िए, अभी कुछ छोड़िए मत कि यहां से ज्यादा प्रश्न आएंगे तो इसको ज्यादा पढ़ लें, यहां से कम आएंगे तो कम पढ़ लें। और पिछले साल के पेपर को आधार मत बनाइए कि पिछले बार का जो पेपर था एज इट इज वही आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले बार जो हुआ था एग्जाम, वहां पर सिलेबस ऐसा लिखा भी नहीं था, आप देखेंगे तो ऐसा सिलेबस लिखा भी नहीं था, वहां पे तो कुछ था ही नहीं। बस वहां पे ऐसा था लिखित परीक्षा होगी 100 प्रश्नों की जिसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे, ऐसा लिखा था। लेकिन इस बार का सिलेबस देखेंगे तो प्रॉपर ऐसा मेंशन है, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित, तो ये तीनों सेक्शन मैथ्स और रीजनिंग के हैं। तो चांसेस पूरा है कि 100 प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे उन 100 प्रश्नों में मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न ज्यादा होगा, ये पूरी संभावना है। क्योंकि व्यापम ने पिछले 1-1.5-2 सालों से मैथ्स और रीजनिंग के वेटेज को हर एग्जाम में बढ़ा दिया है। आप कोई भी एग्जाम व्यापम का उठा के देखिए, मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज आपको अच्छा खासा दिखाई देगा। और सिलेबस में जब 75% सेक्शन आप देखेंगे तो मैथ्स और रीजनिंग का लिखा हुआ है, तो फिर ये मान के चलिए कि मैथ्स और रीजनिंग के अच्छे खासे प्रश्न आपको दिखाई देंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ेंगे नहीं, साथ में लेके चलेंगे। पिछले बार के पेपर को एकदम आधार मत बनाइए कि वैसा ही पेपर आएगा। सिलेबस में बदलाव हुआ है तो हो सकता है इस बार मैथ्स और रीजनिंग के अच्छे खासे प्रश्न दिखाई दे। अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है, ऐसे भी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग
बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि 50 प्रश्न आएंगे जीएस के, 50 मैथ्स और रीजनिंग के। बहुत सारे तो ऐसे बोल रहे हैं 25 आएंगे जीएस के, 75 मैथ्स और रीजनिंग के। बहुत सारे बोल रहे हैं पिछले बार के पेपर के जैसा ही आएगा। अब कुछ भी सही हो सकता है, वो व्यापम ही बताएगा आपको। एक 8-1.5 महीने में लगता है मुझे क्लियर कर देगा कहां से कितने प्रश्न आएंगे। और वैसे ज्ञापन वगैरह सौंपेंगे ना जाके आप, अगर डिपार्टमेंट में व्यापम में कि सिलेबस प्रॉपर जारी करो तो कर देगा सिलेबस जारी। जैसे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की बात करूं तो फॉरेस्ट वालों ने क्या किया था, अरण्य भवन में जाकर के और ये व्यापम में जाकर के बार बार ज्ञापन सौंपा था, तो उन्होंने सिलेबस डिक्लेयर कर दिया था प्रॉपर। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का सिलेबस देखेंगे ना तो 100 प्रश्नों का एकदम क्लियर सिलेबस उन्होंने बता दिया था। तो फॉरेस्ट गार्ड वालों का 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आप देखेंगे तो 20 प्रश्न जो है वो छत्तीसगढ़ जीएस का रहेगा, सीजीजीएस, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन सीजीजीएस का। उसके बाद 20 प्रश्न रहेगा भाषा से, भाषा में हिंदी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा और अंग्रेजी भाषा, तीनों भाषाएं रहेंगी। उसके बाद 30 प्रश्न रहेगा भारत के सामान्य अध्ययन से, भारत का सामान्य अध्ययन, इसमें सब कुछ शामिल होगा जैसा कि मैं बता रहा था आपको, करंट अफेयर, खेल कूद भी शामिल हो जाएगा इसमें। और 30 प्रश्न गणित और विज्ञान का रहेगा, 30 गणित और विज्ञान का रहेगा। फॉरेस्ट गार्ड वालों ने ऐसा जारी करा लिया, अरण्य भवन और जो व्यापम में जाके ज्ञापन सौंपा तो उन्होंने क्लियर सिलेबस दे दिया उनको कि 100 में से 20 छत्तीसगढ़ का आएगा, 20 भाषा का जिसमें हिंदी भाषा भी है, अंग्रेजी भाषा भी है और छत्तीसगढ़ी भाषा भी है, 30 भारत का सामान्य अध्ययन, 30 गणित और विज्ञान का। तो फॉरेस्ट गार्ड वालों का तो क्लियर है कि सिलेबस क्या है, लेकिन आरक्षक भर्ती और नगर सैनिक का कुछ क्लियर नहीं है भी। आरक्षक और नगर सैनिक में बस इतना पता है कि सर ये जो लाइन है ना इसका 75% पोर्शन मैथ्स और रीजनिंग का है और बचा 25% पोर्शन जो है वो सामान्य ज्ञान का है। तो पढ़ना अभी सब है, आपको कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे अपन। सारी जो जानकारी है सिलेबस में, चाहे वो जीएस को लेके हो, चाहे वो मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के हो, चाहे वो भाषा को लेकर के हो, सब कुछ यहां पढ़ाएंगे आप लोग को। तो गणित से स्टार्ट करूंगा मैं, गणित और रीजनिंग का जो सेक्शन है डील करूंगा आप लोग का मैं, गणित और रीजनिंग का सेक्शन आप लोग का पूरा डील करूंगा मैं। ये गणित और रीजनिंग का सेक्शन बहुत हायर लेवल का नहीं पूछेगा, बहुत टफ नहीं पूछेगा। आरक्षक की बात करूं तो, या नगर सैनिक या फॉरेस्ट गार्ड किसी की भी बात कर लीजिए, सब इंस्पेक्टर में थोड़ा सा अलग लेवल का पूछा था। तो आरक्षक भर्ती तक में मैथ्स और रीजनिंग का लेवल बहुत टफ नहीं रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन ही आएंगे। बेस आपको बनाना है, बेस अगर क्लियर है आपका तो दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक अगर आपको पता है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले रटने के पीछे नहीं चलेंगे, बेसिक अगर आपको आता है, बेसिक पता है मैथ्स का, बहुत ज्यादा हायर लेवल के क्वेश्चन से मत जाइए, बेसिक अगर आपको पता है ठीक ठाक तो आप मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सेक्शन डील करवाऊंगा। 1-2 काम करना है जिससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। रेगुलर आएंगे और क्लास नोट्स रेडी करेंगे, ये 2 काम करेंगे आप लोग। रेगुलर आएंगे मेरी क्लास में, क्लास नहीं छोड़ेंगे, क्लास अगर छोड़ेंगे तो मेरी क्लास में फिर समझ में कुछ नहीं आएगा आपको, क्योंकि लिंक में चलता है वो, आइए लिंक में चलता है वो। क्लास नोट्स बनाएंगे, क्लास नोट्स जो रहेगा यही सिलेक्शन का रास्ता है, ध्यान रखिएगा। बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस सेट आपको भरपूर मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भरपूर मिलेगा। बुक्स वगैरह खरीदने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी बुक पढ़ूं क्या करूं, प्रैक्टिस सेट हर 2 लेक्चर 3 लेक्चर के बाद आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। तो रेगुलर क्लास आइए, क्लास नोट्स प्रॉपर बनाइए, प्रैक्टिस सेट आपको हर 2 लेक्चर 3 लेक्चर के बाद भरपूर मिलेगा। आपको बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ मैं दिलवाऊंगा यहां से, प्रैक्टिस सेट वगैरह पूरा। तो मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन डील करूंगा आप लोग का। तो पहले मैथ्स का सेक्शन स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक सीखते हैं, नंबर्स के बारे में, वी बॉड मास सीखते हैं, कैलकुलेशन कैसे होता है, ये सारी बातें सीखेंगे अपन मैथ्स में। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है सिलेबस को लेकर के तो पूछ सकते हैं। जितनी जानकारी मेरे पास है उतनी जानकारी आप लोगों के पास भी होगी ही सिलेबस को लेकर के। अब अलग अलग विषय विशेषज्ञ जो हैं या फिर व्यापम को लेकर जो विशेषज्ञ हैं, व्यापम के एग्जाम को लेकर के जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनका अलग अलग मत है। अब क्या होगा व्यापम ही जाने, लेकिन ये तो संभावना पूरी है कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस की संख्या इस बार ज्यादा रहेगी एग्जाम में। 4-5 क्वेश्चन देने के लिए इतना सब लिखेगा नहीं वो, समझ आ रहा है। 4-5 क्वेश्चन ही देना होता तो केवल वो क्या लिखता, सामान्य ज्ञान लिखता, और कुछ भी नहीं लिखता वो, केवल सामान्य ज्ञान ऐसा लिख देता, जैसा पिछले आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुआ था। इस बार ऐसा सिलेबस लिखा, इसका मतलब कंफर्म है कि मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन आपको ज्यादा दिखाई देने वाला है। चलिए तो लिखिए, गणित लिखिए। फिर
सब में काम आएगा गणित। देख सकते हैं आरक्षक भर्ती में भी, नगर सैनिक में भी और फॉरेस्ट गार्ड में भी आपको गणित यहां पे दिखाई दे रहा है। तो सारे एग्जाम में गणित आपको देखने को मिलेगा। 20 नंबर का, 20 नंबर, 30 में 20 आया था, ठीक। 20 नंबर का आया था तो बड़ा सेक्शन हो गया। फिर 100 में 20 प्रश्न तो बहुत बड़ा सेक्शन हो गया। ये बेसिक ही पूछा होगा, बहुत ज्यादा हायर लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछा होगा। बाकी अपन करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। देखना समझ में सब आएगा, प्रॉब्लम कहीं पे नहीं होगा। यूट्यूब वगैरह में आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी थोड़ी मोड़ी, तो एकदम बेसिक से ही पढ़ाता हूं मैं, समझ में सब आएगा। आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो ना हो मैटर नहीं करता मेरे लिए, समझ में सबको आएगा। बस रेगुलर क्लास आइए, क्लास नोट्स बनाते चलिएगा। क्लास नोट्स बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। ऐसा लगेगा कि ये सब बनता है, क्या बनाना क्लास नोट्स। क्लास नोट्स ही सिलेक्शन दिलाएगा। रिवीजन करने के टाइम पे क्लास नोट्स ही काम आएगा, ध्यान रखिएगा। और प्रॉपर ऐसा डेट डाल के लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाएगी। रिकॉर्डिंग्स में डेट रहती है, शुरू से ही बोल दे रहा हूं मैं, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। रिकॉर्डिंग्स में प्रॉपर ऐसा डेट रहता है कि मैथ्स का इस दिन का लेक्चर, इस दिन का लेक्चर, ऐसा रहेगा। तो आप कॉपी में जिस दिन का लेक्चर रहेगा उस दिन का प्रॉपर आप ऐसा डेट डाल के लिखेंगे कि आज कौन सा टॉपिक चल रहा है, आपको पता रहे। जब डाउट आएगा तो उसी तारीख का वीडियो आप खोल लीजिएगा रिकॉर्डिंग में, और डाउट दूर हो जाएगा आपका। तो हर क्लास का रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगा ही। जितने भी बच्चे आप लोग बैठे हैं ऑफलाइन में, सभी बच्चों को ऑनलाइन का पूरा सुविधा मिलेगा। आपको ऑनलाइन का पूरा सुविधा, रिकॉर्डिंग्स आपको प्रतिदिन का मिलेगा ही। पीडीएफ वगैरह जो भी लिखूंगा वो सब मिलेगा आपको। कभी कभार अगर क्लास नहीं आ पा रहे तो घर बैठे लाइव भी देख सकते हो आप, लाइव भी देखने का फैसिलिटी रहेगा आपके पास। तो ऑफलाइन जो भी एडमिशन लेते हैं उनको ऑनलाइन की सारी सुविधाएं हम देते ही हैं, लेकिन उसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे कि फिर घर बैठे ही देख रहे हो आप। ऑफलाइन वाले रेगुलर आएंगे, ऑफलाइन आप लोग। चलिए, गणित में सबसे पहले अपन क्या सीखेंगे। देखो चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, चैप्टर बहुत सारे हैं, तो उन चैप्टर्स के नाम लिख के समय खराब नहीं कर रहा हूं मैं। चैप्टर्स बहुत सारे पढ़ने हैं आपको। जो आप क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक जो पढ़े हैं, जिन चैप्टर्स को पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दीजिए बस। त्रिकोणमिति जनरली पीएससी और व्यापम के सिलेबस में नहीं है। त्रिकोणमिति, साइन, कॉस, टेन, ये सब जो पढ़े रहते हैं अपन, उसको छोड़ दीजिए। बाकी क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक जो भी गणित के चैप्टर्स आप पढ़े हैं, जैसे संख्या पद्धति पढ़े होंगे, सरलीकरण पढ़े होंगे, भिन्न संख्या पढ़े होंगे, वर्गमूल, घनमूल, घातांकरणी, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, समय दूरी, रेलगाड़ी, नावधारा, समय कार्य, पाइप टंकी, सुने हैं सब, अनुपात समानुपात, मिश्रण, ये सारे चैप्टर्स, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारे चैप्टर्स आपको देखने हैं। ये सारे चैप्टर्स, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आराम से बढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी जो पढ़ाऊंगा पूरा बेस है, वो थोड़ा ध्यान देंगे तब जाके आगे आपको हेल्प मिलेगा। तो अपना टारगेट क्या है शुरुआत में? अपना टारगेट ये है कि संख्या के बारे में सीखें अपन। संख्या होता क्या है, संख्या कितने प्रकार का होता है, ये जाने। संख्या क्या है, संख्या कितने प्रकार का होता है। इन पे जो प्रश्न पूछे गए हैं, पुलिस विभाग की जो भर्तियां हैं या व्यापम की और भर्तियां, उनमें जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को डील करेंगे। इसके बाद अपन कैलकुलेशन सीखेंगे। कैलकुलेशन का मतलब वी बॉडमास रूल। कैलकुलेशन का मतलब वी बॉडमास रूल को सीखेंगे अपन। वी बॉडमास रूल, इतना टारगेट है अपना शुरुआत में। संख्या को जानेंगे, संख्या होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, उन प्रकारों पर जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को डील करेंगे। उसके बाद अपन एंट्री करेंगे कैलकुलेशन में। ये अगर सीख गए ना तो पूरे गणित में, पूरे रीजनिंग में कैलकुलेशन को लेके कभी नहीं फंसेंगे आप। वी बॉडमास रूल अगर आप जान गए, अच्छी से अप्लाई करना सीख गए, तो कैलकुलेशन को लेके कभी भी नहीं फंसेंगे। पूरा कैलकुलेशन शानदार तरीके से बनेगा। कितना भी टफ कैलकुलेशन में लिख दूं, कैसा भी कैलकुलेशन लिख दूं, पूरा कैलकुलेशन आपसे बनेगा। इतना टारगेट है अपना शुरुआत में। तो संख्या से स्टार्ट करते हैं। संख्याओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। हर चैप्टर में संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। लिखिए संख्या, सबसे पहले जानते हैं संख्या के बारे में कुछ कुछ सुने हैं। संख्या कितने प्रकार की होती है संख्या, बताइए। दो, कौन कौन सा? परिमेय और अपरिमेय। सुने हैं ऐसा? परिमेय संख्या ऐसा नाम सुने हैं? अपरिमेय संख्या सुने हैं? ये सब नाम क्या होता है? परिमेय संख्या जानते हैं क्या? जीरो परिमेय संख्या है क्या? जीरो परिमेय संख्या है क्या? नहीं है। -2/3 परिमेय संख्या है क्या?
है? पाई क्या है? पाई सुने हैं? पाई, पाई क्या है? परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय। -4 को परिमेय संख्या बोलोगे क्या? बोल सकते हैं मतलब? सुने हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। पुलिस विभाग में तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, इस व्यंजक को सॉल्व करने पर परिमेय संख्या प्राप्त होगी कि अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो संख्या को लेकर के तो भरपूर प्रश्न बने हैं। अच्छा, दूसरे स्टेट की भी जो आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई है उनके भी प्रश्नों को उठाऊंगा। मध्य प्रदेश वाले में मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को भी उठाऊंगा साथ साथ में। चलिए, संख्या की परिभाषा लिखिए, बातचीत करेंगे, बहुत सारी बातचीत है संख्या को लेकर के। चलिए, संख्या की परिभाषा लिखिए। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है, जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। सिंपल सी परिभाषा है संख्या की कि संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में करते हैं, गिनने में करते हैं, इत्यादि चीजों में करते हैं। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि मापने और गिनने में क्या बेसिक डिफरेंस है, किसको बोलेंगे मापना और किसको बोलेंगे गिनना। बेसिक डिफरेंस की अगर बात करूं मैं, तो संख्या की एक जनरल सी परिभाषा मैंने क्या बोली? संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में करते हो आप। अब यहां पे मापने और गिनने में बेसिक डिफरेंस क्या है? किसको बोलेंगे मापना और किसको बोलेंगे गिनना? तो मापने का मतलब क्या समझ आता है? मापने का मतलब क्या समझ आता है? अरे मापने का मतलब क्या? हाँ, अरे फिजिकल मेजरमेंट हुआ होगा कि नहीं हुआ है आप लोग का? वही तो है फिजिकल मेजरमेंट, मतलब क्या? मापना। आपकी हाइट मापी गई होगी, चेस्ट मापा गया होगा, समझ आ रहा है? तो हाइट को मापना, वेट को मापना, समझ आ रहा है? डिस्टेंस को मापना, जैसे रायपुर से बिलासपुर का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, तो इसको क्या बोलूंगा? मापना, मेजरमेंट। मेरी हाइट मान लो 172 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या बोलूंगा? मापना। मेरा वेट 75 केजी है, तो इसको क्या बोलूंगा? मापना। दूध की मात्रा 2.5 लीटर, 3 लीटर, 3.5 लीटर, क्या है ये? मापना। चावल की मात्रा 2.5 केजी, 3 केजी, 3.5 केजी, क्या है ये? मापना है। गिनने का मतलब क्या समझ आता है? चेयर्स को गिनना स्टार्ट कर दिया, समझ आ रहा है? कितनी चेयर्स हैं, गिनना स्टार्ट कर दिया। कितने विद्यार्थी बैठे हैं, गिनना स्टार्ट कर दिया, इसको क्या बोलेंगे? गिनना। पंखे कितने लगे हैं, गिनना स्टार्ट कर दिया। ट्यूबलाइट्स कितनी लगी हैं, गिनना स्टार्ट कर दिया। तो गिनने का मतलब वस्तु निर्जीव हो या सजीव हो, उसको गिनना मतलब गिनना है। और मापना मतलब हाइट मापना, वेट मापना, क्वांटिटी मापना, डिस्टेंस मापना। तो मापना और गिनना दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। समझ आए? मापने का मतलब क्या? फिजिकल मेजरमेंट जो होता है आप लोगों का, हाइट को मापते हैं आप लोगों की, वेट को मापते हैं आप लोगों का, चेस्ट को मापते हैं, फुलाने पर कितना है, नॉर्मल कितना है, समझ आ रहा है? रायपुर से मान लो शिमला का डिस्टेंस अपन देख रहे हैं, तो वही क्या है? मापना। दूध की मात्रा 2.5 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, ये क्या है? मापना ही तो है। गिनने का मतलब क्या? चेयर को गिनना स्टार्ट कर दिए, लड़कों की संख्या को गिन रहे हैं, लड़कियों की संख्या को गिन रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? गिनना हो जाएगा। अब एक बेसिक डिफरेंस क्या है? ऐसे नंबर्स जो होते हैं, देखो तो ये नंबर्स देखे होंगे 2.5, 3.24, 4.675, अपने मन से मैं कुछ भी लिख रहा हूं, इस प्रकार के नंबर्स आपने यूज किए होंगे। दशमलव वाली संख्याएं हैं ये, दशमलव वाली संख्याएं, डेसिमल वाले नंबर्स हैं, दशमलव वाली संख्याएं। अब एक बात समझो, ऐसी संख्याओं का यूज मापने में किया जा सकता है, ऐसी संख्याओं का यूज मापने में किया जा सकता है, लेकिन गिनने में कर सकते हैं क्या? ऐसी संख्याओं का यूज नहीं कर सकते। आप खुद सोचो, एकदम व्यवहारिक सोचना, बहुत ज्यादा गणित में ऐसा याद करने के पीछे मत जाना।
देखने की कोशिश करना, पूरा दिखेगा गणित आपको। मैं बोला 2.5, 2.5, इसका यूज मापने में हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। 2.5 सेंटीमीटर हाइट है सर, बोल सकते हैं। 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, बोल सकते हैं। 2.5 लीटर दूध है, बोल सकते हैं। 2.5 केजी चावल है, बोल सकते हैं। लेकिन गिनने में ऐसा बोल सकते हैं क्या? 2.5 लड़के क्लास में बैठे हैं, 2.5 लड़कियां हैं क्लास में, ऐसा बोल सकते हैं क्या? गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 से गिनते हैं अपन। ऐसे गिनते हैं क्या? 1 2 2.5 3 3.5 पौने 4 ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो गिनने में ये संख्याएं यूज हो पाएंगी क्या? नहीं हो पाएंगी। लेकिन मापने में ऐसी संख्याएं यूज हो जाएंगी। मापते समय तो यूज करते हैं ना अपन, ऐसा बोल सकते हैं ना 2.5 केजी चावल दे दो, ऐसा बोलते हैं। 3.24 लीटर दूध, ऐसा बोल सकते हैं। 4.675 किलोमीटर डिस्टेंस, ऐसा बोल सकते हैं। तो मापने में ऐसी संख्याओं का यूज हो जाता है। जैसे आपकी हाइट दशमलव में आती है ना, एग्जैक्ट थोड़ी कि 171 ही आएगी। 171.2 सेंटीमीटर भी तो आ सकती है, 167.5 सेंटीमीटर भी तो आ सकती है। आपका चेस्ट फुलाने पर नॉर्मल दशमलव में भी तो आ सकता है ना। तो मापने में दशमलव वाली संख्याओं का यूज हो जाता है, लेकिन गिनने में ऐसी संख्याओं का यूज नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि रूम में 2.5 चेयर रखी हैं, 3.5 चेयर रखी हैं, 6.75 चेयर रखी हैं, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। रूम में कितने लड़के बैठे हैं? 2.5 लड़के बैठे हैं, ऐसा बोलेंगे क्या? 10.9 लड़कियां बैठी हैं, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो ये जो संख्याएं हैं, अब इनका नाम क्या है आगे जाके पढ़ेंगे। ऐसी संख्याओं का यूज मापने में हो जाएगा, गिनने में नहीं होगा। गिनने में केवल कैसी संख्याओं का यूज होगा? ये देखिए, गिनने में केवल ऐसी संख्याओं का यूज होगा, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार का। तो ये वाली संख्याएं जो है ये गिनने में भी काम आएंगी और मापने में भी काम आएंगी। गिनने में भी काम आएंगी और मापने में भी। लेकिन ऐसी संख्याएं केवल और केवल मापने में, गिनने में नहीं। समझ आए यहां तक? ये संख्या की बात हो गई। एक जनरल जानकारी दिया, वो बहुत ज्यादा काम की जानकारी नहीं है, एक जनरल जानकारी है कि संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। मापने का मतलब मेजरमेंट, गिनने का मतलब काउंटिंग। ये आपने समझा। फिर आपने समझा कि ऐसी संख्याओं का यूज मापने में कर सकते हैं, गिनने में नहीं कर सकते, जबकि ऐसी संख्याओं का यूज मापने में और गिनने में दोनों में किया जा सकता है। बनेगा यहां तक? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है इसमें? बन जाएगा? नोट कर लिए इसको? चलो बढ़े आगे। ये पूरा स्लाइड मिलेगा आपको, लेकिन नोट्स बनाते चलना यार। बिना नोट्स के बिल्कुल भी सिलेक्शन का उम्मीद मत करना। ऐसा लगता है लोगों को कि हम होशियार है, बनता है। समझ आ रहा है कि सब बनता है। अभी 4 ठो प्रश्न पूछूंगा। अभी जैसे 0 को परिमेय संख्या नहीं है बोल रहे थे, 0 एक्चुअल में परिमेय संख्या है। समझ आ रहा है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न भी पूछूंगा तो कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि इतने बैचेस पढ़ा चुका। 8-9 साल हो गया मेरे को केवल मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाते हुए, केवल मैथ्स और रीजनिंग। वो तो आरक्षक भर्ती में दोपहर में ले रहा हूं, इसीलिए इस बैच को ले रहा हूं। जनरली मैं बैचेस में कम ही आता हूं, एसआई के बैचेस ले रहा हूं, क्योंकि वहां पे मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन बहुत ज्यादा है। दोपहर में जो बच्चे आते हैं 80-70 बच्चे करीबन ऑफलाइन बैठते हैं, आरक्षक वाले ही। वो माने ही नहीं, स्पेशली बोलने गए थे इसीलिए उनका क्लास को लिया था। तो फिर ये भी क्लास उसी के आसपास चल रहा है, इसीलिए इस क्लास में आया हूं। लेकिन थोड़ा सा मेरे क्लास का रूल्स और रेगुलेशन रहता है यार, ध्यान रखिएगा। मेरे क्लास के हिसाब से चलेंगे आप लोग। ये थोड़ा सुस्त होके जो बैठते हैं बच्चे, वैसा नहीं चलता। उबासी वगैरह नहीं चलती मेरे क्लास में कि आप उबासी ले रहे हैं, अपना आराम से सामने वाला जो बोले उससे मतलब नहीं है। मेरे क्लास में अगर बैठेंगे तो थोड़ा एनर्जी के साथ बैठना और उबासी, नींद, ये सबको हटा देना, तभी बैठना मेरे क्लास में, या फिर मैं तभी आ पाऊंगा आपकी क्लास में। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन समझने में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो या ना हो, मेरे को उससे मतलब नहीं रहता है। एक एक बच्चे को लेके चलूंगा, एक एक बच्चे की कॉपी चेक करूंगा मैं, जब क्वेश्चंस दूंगा तब एक एक बच्चे की कॉपी में लिख लिख के समझाता हूं उनको मैं, जहां पे फंसते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे आए जिनको जोड़ना घटाना तक नहीं आता था उड़ान में, ऐसे ऐसे बच्चे आए उड़ान में और वो मैथ्स में बहुत आगे तक गए हैं, इतना तक सिखाए उनको। तो सिखाने का जो प्रॉब्लम है वो मेरा है, मैं कैसे सिखाऊंगा आप लोग को। लेकिन मेरी क्लास में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिन एकदम मेंटेन रहता है, तो ही मैं एंट्री करने देता हूँ बच्चों को, वरना मैं क्लास से भगा देता हूँ। मेरे को एडमिशन का और ये सब चीज का फर्क नहीं पड़ता कि 2 बच्चे 10 बच्चे जाएंगे चल जाएंगे। डिसिप्लिन के साथ बैठेंगे तो सीख के जाएंगे मेरे क्लास से। और सीखने ही आए हो यार, नौकरी की बात है, कोई 9-10 का एग्जाम तो देखो है नहीं कि मजा मस्ती करने आए हो। मजा मस्ती करने के लिए अभी तक का जीवन था आप लोग का, वो निकाल दिए हो। नौकरी लेने आए हो और ऐसा अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं आने वाला। ये साल बिना नौकरी के गया तो फिर नौकरी नहीं मिलेगा, 3-4 साल मान के चलना।
इस विभाग में तो नहीं मिलने वाला। आरक्षक, सब इंस्पेक्टर, नगर सैनिक जो भी पद आए हैं फॉरेस्ट गार्ड के, इस साल नहीं पाए नौकरी तो फिर मान के चलो इस विभाग में घुसने का सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा आप लोग का। पुलिस विभाग में या इस विभाग में नगर सैनिक जाना है या फॉरेस्ट गार्ड जाना है, इस साल अगर नौकरी नहीं पाए तो खत्म है। फिर ये नौकरियां इतने पदों पर तो अगले 3-4 साल में नहीं आने वाली। तो सीरियस होके पढ़ना, मजा मस्ती करने तो आए नहीं हो यार, सिंपल सी बात है। पैसा दिए हो, फीस दिए हो और कैरियर बनाने आए हो। 9-10 का एग्जाम मत समझना इसको, तभी निकलेगा। और ऐसा मत सोचना 6,000-5,000 पद है तो निकाल ही लेंगे हम, बहुत मुश्किल है। कंपटीशन देखना दोपहर वाले बैच में आके कैसे हो हल्ला मचाते हैं वो लोग, कैसे पागल जैसा जवाब देते हैं वो लोग, चिल्ला चिल्ला के पागल कर देते हैं वो। इतना जवाब आता है, इतना तेजी से जवाब आता है उनका। तो ऐसे कितने बैचेस चल रहे हैं सोचो उड़ान में, कितने बैचेस चल रहे होंगे छत्तीसगढ़ में सोचो, ऐसे कितने बच्चे होंगे तैयारी करने वाले। थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना, समझ में पूरा आएगा आपको। देखो संख्या का क्लासिफिकेशन देखेंगे अब। संख्या का क्लासिफिकेशन मतलब संख्या के प्रकार, संख्या कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान से समझना, संख्या मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और दूसरी काल्पनिक संख्या, 2 प्रकार की संख्या मुख्यतः होती है, एक वास्तविक और दूसरी होती है काल्पनिक। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो 2 प्रकार की संख्या होती है, एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। अब एक बात समझो, काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, ना तो आरक्षक भर्ती में, ना नगर सैनिक, ना फॉरेस्ट गार्ड, ना सब इंस्पेक्टर, किसी में नहीं है। मतलब आप काल्पनिक संख्या को देखेंगे तो किसी भी एग्जाम में आपको दिखाई नहीं देगा ये, किसी भी एग्जाम में, व्यापम के, पीएससी के किसी भी एग्जाम में काल्पनिक संख्या आपको दिखाई नहीं देगा। तो काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा जानकारी जान लो क्या होता है ये। काल्पनिक का मतलब जो केवल कल्पना में हो, जिसका सामान्य जीवन में अपन कोई उपयोग ना करते हो, ऐसी संख्याएं जो केवल कल्पना में हो, जिनका सामान्य जीवन में कोई उपयोग ना हो, सामान्य जीवन में कोई उपयोग ना हो। अब कैसी दिखाई देती हैं? तो वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है, ये देखिए, वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में अगर कोई संख्या है, तो ऐसी संख्याओं को आप क्या नाम देते हैं? काल्पनिक संख्या का। समझ आ रहा है? वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है, तो ऐसी संख्याओं को आप काल्पनिक संख्या का नाम देते हैं। वर्गमूल -2 कैसी संख्या है? तो आप बोलेंगे काल्पनिक। वर्गमूल -4, वर्गमूल -5, ये सारी संख्याएं जो है काल्पनिक है। -2 को काल्पनिक मत बोलना, वर्गमूल 2 को काल्पनिक मत बोलना। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्या होगी उसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक। वर्गमूल जानते हैं, सुने होंगे ना, ये आगे जाके पढ़ाऊंगा वर्गमूल क्या होता है, कैसे निकालते हैं। सामान्य जानकारी यह है कि वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, जानते ही होंगे। इसके अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या लिखी गई है तो यह संख्या क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या। इतनी ही जानकारी आपको जाननी है, सिलेबस में है नहीं। वैसे तो आप चाहे तो 2-3 घंटा पूरा पढ़ सकते हैं इसको, इतना सारा है बताने को इसमें, लेकिन सिलेबस में नहीं है तो जान की आवश्यकता नहीं है वो सब बातों की। इतना बस याद रखिए, जो केवल कल्पना में हो, जिनका सामान्य जीवन में, मतलब अपन सामान्य जीवन में ऐसी संख्याओं का यूज नहीं करते हैं, इनको काल्पनिक बोलते हैं। पहचानेंगे कैसे? तो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में अगर कोई संख्या आई तो ऐसी संख्याओं को अपन काल्पनिक बोलेंगे। ऐसी कोई संख्या आपको पूरे सिलेबस में कहीं पे दिखाई नहीं देने वाली, पूरे सिलेबस में कहीं पे दिखाई नहीं देगी आपको। उसको छोड़ दो तो जो बचा है वो है वास्तविक। आपके सिलेबस में जो है, मैथ्स में, रीजनिंग में जो है, जो संख्याएं आप यूज करोगे, जो देखोगे, वो संख्याएं हैं वास्तविक। वास्तविक संख्या मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरैशनल नंबर। वास्तविक संख्या मुख्यतः 2 प्रकार की, एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय। प्रॉपर क्लास को अटेंड करो, देखो संख्या के बारे में कभी कोई डाउट नहीं आएगा। कोई भी संख्या में लिख दूं, तुरंत बता दोगे आप कौन सी संख्या है वो। कोई भी कैलकुलेशन कितना भी टफ लिख दूं मैं, ये देखिए ऐसा कोई कैलकुलेशन लिख दूं इस प्रकार का, ये देखिए ऐसा कोई कैलकुलेशन में लिख रहा हूं, ये देखिए कैसा भी कैलकुलेशन हो, किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन हो, ये देखिए कुछ भी लिख दूं मैं, कुछ भी लिख दूं मैं, कितना भी लेंथी कर दूं, सब कर लोगे आप। प्रॉपर अगर क्लास अटेंड करोगे तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कोई भी प्रश्न छोड़ेगा, सब प्रश्न बनेंगे। इस प्रकार के कैलकुलेशन भी आप करोगे।
उससे पहले जानो तो कि ये संख्या कौन सी है, ये संख्या कौन सी है। ऐसे प्रश्न आते हैं, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 2.33 पे क्या लगा है? बार। अब ये कौन सी संख्या है, बार का मतलब क्या है, वो जानो तो तभी तो प्रश्न को बना पाओगे आप। इसीलिए संख्याओं को पढ़ा रहा हूं, ताकि प्रश्न तभी बन पाएंगे ना जब आप संख्या को पहचाने। ये 3 सही 1/2 बोलते हैं इसको, सुने ऐसा? 3 सही 1/2। इसका क्या मतलब है? सॉल्व करने पर क्या आएगा, तोड़ने पर क्या आएगा? ये बात की बात है, पहले जानो तो कि ये संख्या को बोलते क्या है, इस संख्या को बोलते क्या है, ये सब पहले जानना आवश्यक है। इसीलिए संख्या पहले पढ़ा रहा हूं आपको। कैलकुलेशन में आएंगे, वहां पे बताऊंगा ये संख्या ये पढ़े थे अपन, ये संख्या ये पढ़े थे, इन्हीं का यूज कर रहे हैं आप। तो पहले संख्याओं को जानना आवश्यक है। तो आपने समझा वास्तविक संख्या 2 प्रकार की, एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय। अब एक बात समझो, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल क्या है? वास्तविक। और वास्तविक कितने प्रकार का? 2, परिमेय और अपरिमेय। इसका मतलब अगर आपके सामने कोई भी संख्या मैं लिख दूं, कोई भी संख्या आपके सिलेबस में, कोई भी संख्या आपके सामने अगर लिखी हुई आई, तो वो या तो परिमेय होगी या तो क्या होगी? अपरिमेय। क्योंकि ये तो आपके सिलेबस में है नहीं। आपके सिलेबस में केवल क्या है? वास्तविक। और वास्तविक कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, परिमेय और अपरिमेय। इसका मतलब कोई भी संख्या आपके सिलेबस में आपकी आंखों के सामने आई, तो या तो वो गारंटीड परिमेय होगी या तो वो गारंटीड क्या होगी? अपरिमेय। इसके अलावा कोई और टाइप है ही नहीं आपके पास। आपके सिलेबस में आने वाली 99.9% संख्याएं क्या होने वाली हैं? परिमेय। 99.9% संख्याएं परिमेय होंगी। समझ आ रहा? 99.9 सिलेबस में जितनी संख्याएं आएंगी ना, उसमें करीबन 99.9% संख्याएं आप क्या देखेंगे? परिमेय देखेंगे। बताऊंगा आगे चल के परिमेय एक्चुअल में क्या कहलाता है। 2.5 को परिमेय बोलोगे क्या? 2.5 को परिमेय बोलोगे क्या? 2.5 परिमेय है क्या? आप तो हाँ ही बोल दो, क्योंकि 99.9% संख्याओं को परिमेय ही बोलेंगे। 2.5 क्या है? परिमेय है। सोचो, आपने भी बोला P/Q के रूप में जो होगा उसी को परिमेय बोलूंगा मैं, लेकिन मैं तो 2.5 को भी क्या बोल रहा हूं? परिमेय बोल रहा हूं। 2.3 का बार, ये परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है ये भी। P/Q में तो नहीं है, फिर भी परिमेय है ये। तो बहुत सारी बातचीत है, बहुत सारा ज्ञान है, अथाह है ज्ञान। इतना ज्ञान है कि आप चाहो तो पूरा बचा समय 7-8 महीना पूरा पढ़ा सकता हूं मैथ्स और रीजनिंग को। इतना ज्ञान है जानने को। समझ आ रहा है? देखेंगे आगे चल के। सब परिमेय है, सब। ये भी परिमेय है, ये भी क्या है? परिमेय है। इसका P/Q का रूप क्या होगा? 5/2। इसका P/Q का रूप क्या होगा? 7/3। पढ़ाऊंगा, सब कुछ जानेंगे आप, एक एक पॉइंट जानेंगे। लेकिन उससे पहले समझो तो कौन सी संख्या कहां बैठेगी। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। आगे क्लासिफाई करेंगे तो परिमेय संख्या 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स बोलते हैं। और तीसरा होता है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स बोलते हैं इसको। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो परिमेय संख्या को फर्दर क्लासिफाई किया तो परिमेय संख्या 3 प्रकार का, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। पूर्णांक संख्या को आगे क्लासिफाई करेंगे तो पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का होता है। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा होता है शून्य पूर्णांक और तीसरा होता है धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या को जब फर्दर क्लासिफाई किए तो पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। यहां तक नोट करिए पहले। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। प्राकृत संख्या को फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो प्राकृत संख्या को जब फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो प्राकृत संख्या 2 प्रकार का मिलेगा आपको। एक होगा सम प्राकृत संख्या, इसी को सम संख्या बोलते हैं आप। सम प्राकृत संख्या को ही आप बोलते हैं सम संख्या। और दूसरा होता है विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, इसी को ही आप क्या बोलते हैं? विषम संख्या।
तो सम संख्या और विषम संख्या। तो प्राकृत संख्या दो प्रकार का, सम और विषम, ये सबका रीजनिंग में भी बहुत यूज आएगा जब रीजनिंग पढ़ेंगे। तो सम संख्या, विषम संख्या। तो प्राकृत संख्या दो प्रकार का, सम और विषम। बनेगा यहां तक? ये संख्या का क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, संख्या का वर्गीकरण। आपके सामने संख्या का वर्गीकरण लिखा हुआ है। ये संख्या मुख्यतः दो प्रकार का, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक छोड़ दीजिए, बस जानकारी इतनी याद रखिए कि वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में संख्या अगर है तो वो काल्पनिक कहलाएगी। काल्पनिक को छोड़कर जो आपके सिलेबस में है वो पूरा क्या है? वास्तविक। वास्तविक दो प्रकार का, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय तीन प्रकार का, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। पूर्णांक तीन प्रकार का, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। प्राकृत दो प्रकार का, सम और विषम। इसके अलावा एक दो संख्याएं और हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी आगे जाके देखेंगे। उनमें एक है आपकी अभाज्य संख्या, बहुत काम की है। ये क्या होती है बताओ तो? अभाज्य संख्या जानते हो क्या? अभाज्य और भाज्य। चलो क्या बोल रहे हो बताओ अभाज्य संख्या के बारे में? क्या बोले? तो 9 अभाज्य है मतलब आपके हिसाब से, और किसी से ना जाए। एक अभाज्य है कि नहीं है? एक अभाज्य है कि नहीं है? दोनों है। पढ़ेंगे आगे चल के। मैं बस जानकारी ले रहा हूं कि मुझे कितना पढ़ाना है। मैं बस जानकारी ले रहा हूं कि कितना आप लोग को जानकारी है। पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा ही, जानकारी हो या ना हो, पूरा ही पढ़ाऊंगा मैं। जितना मुझे पढ़ाना है वो पूरा पढ़ाऊंगा मैं। एक अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है। एक ना तो अभाज्य ना ही भाज्य है। कारण पढ़ेंगे अपन। गुणनखंड जानते हैं क्या होता है? 6 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3 और 6। 6 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 6 भाग जाता है। 6 के गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 6 भाग जाता है। किससे किससे जाता है 6 भाग? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। इसका यूज होगा जब अभाज्य और भाज्य संख्या पढ़ाऊंगा तब। तो पूरा बताऊंगा, चिंता मत करें, समझ में सब आएगा। और ऐसा अगल बगल वाला आंसर दे रहा उससे भी परेशान मत होना कि मेरे को नहीं आ रहा है। आपको सब आएगा, क्लास अटेंड करना, बस सब कुछ आएगा आपको। तो ऐसे आजू बाजू वाले से परेशान मत होना कि वो आंसर दे रहा है मेरे को नहीं आता। बैलेंस बना के चलना, एग्जाम निकालने के लिए आराम से कर लेंगे आप। लिख ले यहां तक। एक संख्या और पढ़ाऊंगा, भिन्न संख्या, आगे चल के भिन्न संख्या। भिन्न संख्या का पूरा क्लासिफिकेशन बताऊंगा आपको। भिन्न संख्या में आता है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, बहुत कुछ है जानने को। इतनी संख्याएं अपन को देखनी है, इन पे प्रश्न डील करने हैं अपन को। चलिए सबसे पहले लिखिए प्राकृत संख्या। सबसे पहले इसी को पढ़ा जाता है। सबसे पहले सीक्वेंस में प्राकृत संख्या को ही पढ़ा जाता है। ऑनलाइन वाले लिखते चलिएगा साथ साथ में आप लोग भी। चलिए सबसे पहले लिखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या लिखेंगे वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। अब बोल क्या रहा देखिए, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। अब किसी भी वस्तु को गिनना स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे? एक से। जैसे मैं बोला चेयर्स को गिनो तो आप क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे। ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि सर 0 इधर बोल के 1 2 3 4, ऐसा तो करोगे नहीं यार कि 0 अपने मन से इधर बोल दिए फिर 1 2 3 4 चालू किए। मैं बोला विद्यार्थियों की संख्या को गिनो तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे। ऐसा थोड़ी कि इधर 0 बोल के 1 2 3 4 करेंगे आप। तो किसी भी वस्तु को गिनना स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे? एक से। एकदम सिंपल सी बात है, या तो कोई वस्तु मेरे पास होगी या तो नहीं होगी। अगर कोई वस्तु मेरे पास नहीं है तो काउंटिंग की बात ही नहीं आएगी यार। जैसे इस रूम में या तो चेयर्स होंगी या तो नहीं होंगी।
अगर इस रूम में चेयर्स है ही नहीं तो फिर काउंटिंग की बात ही नहीं आएगी ना यार। लेकिन अगर चेयर्स हैं तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? एक से। समझ आ रहा है? तो किसी भी वस्तु को आप गिनना कहां से स्टार्ट करते हैं? एक से। इसीलिए प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी? एक से। कहां तक जाएंगी नहीं पता है। इस सीरीज का कोई अंत नहीं है। अब जिस सीरीज का कोई अंत ना हो उसको क्या लिख देते हैं? अनंत। जिसका कोई अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं? अनंत। तो इस सीरीज का कोई अंत नहीं है, इसीलिए मैंने इसको क्या बोल दिया? अनंत बोल दिया। बनेगा? तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगी? एक से। 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहां तक जाएगी पता नहीं है। अब कहां तक जाएगी पता नहीं है, इस सीरीज का कोई अंत ही नहीं है, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया? अनंत। सबसे छोटी या पहली प्राकृत संख्या क्या है? एक। सबसे छोटी या पहली प्राकृत संख्या एक। जीरो प्राकृत संख्या में आएगा क्या? नहीं आएगा। जीरो काउंटिंग में काम नहीं आता है। 10 आएगा प्राकृत संख्या में। मैं बात किसकी कर रहा हूं? जीरो की। जीरो नहीं आएगा। माइनस वाली संख्याएं आएंगी क्या बताओ तो प्राकृत संख्या में? जल्दी से नहीं आएंगी। आप काउंटिंग में माइनस वाली संख्याओं का यूज कभी नहीं करते हो। ऐसा कभी बोलोगे क्या कमरे में -10 लड़कियां हैं, -15 लड़के हैं, -20 कुर्सियां हैं, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे। तो काउंटिंग में ना तो जीरो यूज में आएगा, ना तो नेगेटिव नंबर्स ऋणात्मक संख्याएं काम में आएंगी। 2.5 को प्राकृत संख्या में शामिल करूंगा क्या? 3.6, 4.72, 9.23, मतलब ये दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्या में आएंगी कि नहीं? आएंगी कि नहीं? नहीं आएंगी, क्योंकि गिनने में दशमलव वाली संख्याओं का कोई काम नहीं है। समझ आ रहा है? क्या आएगा वो तो ठीक है, लेकिन क्या नहीं आएगा उसको भी ध्यान रखना। क्वेश्चंस बनेंगे, निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या है तो पता होना चाहिए आपको, निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है तो पता होना चाहिए आपको। तो प्राकृत संख्या का सिंपल सा परिभाषा, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं। अब गिनने के काम में आएंगी तो स्टार्ट कहां से होंगी? एक से। 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ेगा। दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होंगी। जीरो प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होगा। नेगेटिव नंबर्स प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होंगे। समझ आया? मेरे को ये बताओ तो 5/3 प्राकृत संख्या है कि नहीं? है? नहीं है ना, क्योंकि भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा। 3 से भाग दीजिए, 3 एक कम 3, कितना बच गया? 2। दशमलव का 0 उतारे तो 3 6 18, दशमलव में आ रहा है, मतलब ये प्राकृत संख्या नहीं है। मुझे ये बताओ 4/2 प्राकृत संख्या है कि नहीं? 4/2 प्राकृत है कि नहीं? है। 2 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार, और 2 प्राकृत संख्या होता है। ऐसे भी पहचानने को आ जाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? 4/2 का मतलब क्या समझ आता है? 2 से 4 को भाग देना है सर। 2 दूनी 4, कितना आ गया? 2, और 2 तो प्राकृत संख्या है। 5/3 का मतलब 3 से 5 को भाग देना है सर। 3 एक कम 3, बचा कितना? 2। दशमलव का यहां क्या लगाते हैं? 0। पढ़े ना ऐसा? 3 6 कितना? 18, दशमलव में आ रहा है सर रिजल्ट। इसका मतलब ये 5/3 प्राकृत संख्या नहीं है। 4/2 का रिजल्ट क्या आ रहा है? 2, मतलब 4/2 प्राकृत संख्या है। 15/15 प्राकृत संख्या है कि नहीं? है, क्योंकि 15/15 कितना जाएगा? ऊपर नीचे समान संख्या से कट करते हैं पूरे गणित में। पूरे गणित में याद रखिएगा, कैलकुलेशन का थोड़ा सा हिस्सा आया आपके सामने, थोड़ा सा हिस्सा कैलकुलेशन का। ऊपर नीचे समान संख्या से भाग देते हैं अपन। अंश बटा हर को समान संख्या से भाग देना है। तो 2 अगर मैं लिखा यहां पे 8, तो ऊपर नीचे 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया? 1/4। 15/20 लिखा मैं, तो ऊपर नीचे 5 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया? 3/4। पूरे गणित में फ्री हैं आप ऊपर नीचे समान संख्या से भाग देने के लिए। समान संख्या से ऊपर भाग दिए 5 से, नीचे भी 5 ही से देना है। ऊपर 2 से, नीचे भी 2 ही से देना है। तो 5 3 15, 5 चौको 20, 2 एक कम 2, 2 चौको 8। समझ आ रहा है? कैलकुलेशन में पूरा सीखेंगे ये सब। नॉर्मली मैं पूछ रहा था कि 5/3 को प्राकृत संख्या बोलोगे क्या? तो आपने बोला सर 3 से 5 कटेगा, दशमलव में आएगा, मतलब 3/5 प्राकृत संख्या नहीं है, या 5/3 प्राकृत संख्या नहीं है। 4/2 को मैंने बोला प्राकृत संख्या है कि नहीं? तो आपने बोला काटेंगे तो 2 आएगा सर, और 2 तो प्राकृत संख्या है। पहचान पाएंगे प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे? बन जाएगा। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आएंगी 1 से स्टार्ट होंगी। दशमलव वाली संख्या इनमें शामिल नहीं होंगी, क्योंकि गिनते समय अपन ऐसा नहीं बोलेंगे 2.5 चेयर्स हैं, 2.5 लड़के, 2.5 लड़कियां, 3.5 लड़के, 3.5 लड़कियां, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं अपन। समझ आ रहा है?
तो ये शामिल नहीं होगा, जीरो शामिल नहीं होगा, नेगेटिव नंबर्स भी शामिल इसमें नहीं होंगे। पहली प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। 25वें नंबर की प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 25। मैं बोला प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याएं बताओ, 1 से 25। प्रश्न बनेंगे ऐसे। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा आपसे, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछेगा आपसे, तो पता तो रहे कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याएं कहां से कहां तक। तो मैं बोला प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके कहां तक? 25 तक। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके 50 तक। प्रथम 50 मतलब शुरुआत की 50, तो शुरुआत कहां से होगी? 1 से। जैसे मेरिट लिस्ट जो बनता है उसमें टॉप 10 का मतलब शुरुआत के 10 बच्चे, टॉप 20 का मतलब शुरुआत के 20 बच्चे, तो वैसे ही प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेके कहां तक? 25 तक बन जाएगा। अगला लिखिए पूर्ण संख्या। ये सब लिख लेंगे साइड में, क्योंकि अभी तो समझ आ जाता है, महीना भर बाद समझ में नहीं आता है क्या बताया था क्या नहीं बताया था। रिकॉर्डिंग्स रहेगा, लेकिन फिर भी नोट जितना करेंगे, नोट्स आपका जितना शानदार रहेगा ना, उतना चांसेस बढ़ेगा सिलेक्शन का, ध्यान रखिएगा। एक भी प्रश्न नोट से बाहर नहीं आएगा, ये मैं एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूं। पहले क्लास में पूरा मैथ्स रीजनिंग खत्म करूंगा मैं, एक भी प्रश्न सिलेबस में आपके पेपर में जो भी आएगा वो आपको नोट से बाहर नहीं मिलने वाला। पूर्ण संख्या लिखिए, पूर्ण संख्या लिखेंगे। यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो संख्याएं पूर्ण संख्या बनती हैं। यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए तो संख्याएं पूर्ण संख्या बनती हैं। प्राकृत संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए। अब देखिए, आपने प्राकृत संख्याएं पढ़ी हैं, ये देखिए, ये आपने प्राकृत संख्याएं पढ़ी हैं, इसमें बस जीरो को मिला दीजिए तो संख्याएं क्या बन जाएंगी? पूर्ण। समझ आ रहा है? बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बस प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ी है, उसमें जीरो को मिला दीजिए तो जो संख्याएं बनेंगी वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। समझ आ रहा है? दशमलव वाली संख्याएं इनमें शामिल होंगी क्या? नहीं होंगी। नेगेटिव नंबर्स इनमें शामिल होंगे क्या? नहीं होंगे। तो ना तो दशमलव वाली संख्या इनमें शामिल होंगी, ना तो नेगेटिव नंबर्स इनमें शामिल होंगे। बस प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिलाना है और कुछ इसमें नहीं मिलाना है। बस प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला दीजिए तो संख्याएं जो बनेंगी वो संख्याएं बनेंगी पूर्ण संख्याएं। नेगेटिव नंबर्स इनमें शामिल नहीं होंगे, डेसिमल वाले नंबर्स इनमें शामिल नहीं होंगे। समझ आ रहा है? सबसे छोटी या पहली पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो। सबसे छोटी या पहली पूर्ण संख्या जीरो। जैसे प्रश्न में कहां पे गलती करते हैं आप लोग, जैसे मैं बोल दिया आपको प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। एक और प्रश्न मैंने आपको बोल दिया प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। ये दो प्रश्न मैंने आपके सामने लिखे, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग और प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। आपको पता तो रहे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं मतलब 1 से लेके कहां तक? 5 तक। पहली प्राकृतिक संख्या 1, दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 4, पांचवी 5। तो यहां पे योग निकालूंगा तो योग क्या मिलेगा मुझे? 15। जबकि यहां पे पहली पूर्ण संख्या 0, दूसरी पूर्ण संख्या 1, तीसरी पूर्ण संख्या 2, चौथी पूर्ण संख्या 3 और पांचवी पूर्ण संख्या 4। समझ आ रहा है? यहां पे योग निकालेंगे तो यहां पर योग क्या मिलेगा आपको? 10। ये देखो, ये फर्क पड़ रहा है आंसर में। तो एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो पता तो रहे कि पहली प्राकृतिक संख्या 1 होती है सर, तो पांचवी क्या होगी? 5। पहली पूर्ण संख्या 0 होती है तो पांचवी क्या होगी? 4। पता तो रहे, तभी तो प्रश्न सही बनेगा ना यार। आपको जानकारी ही नहीं है कि पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी, पहली पूर्ण संख्या कौन सी, तो औसत का प्रश्न भी गलत होगा और योग का प्रश्न भी गलत ही होगा। क्लियर हो पा रहा है? अगर मैं बोला प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याएं, तो 1 से कहां तक जाएंगे? 25 तक जाएंगे।
अगर मैं बोला प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, तो 1 से कहां तक जाएंगे? 25 तक। लेकिन मैं बोला प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं, तो 0 से कहां तक? 24 तक। ये फर्क पड़ गया देखो। अगर मैं बोला प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याएं, तो 1 से 25 तक, लेकिन प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं, तो 0 से 24 तक। समझ आ रहा है? यहां पे औसत निकालेंगे तो 13 आएगा, यहां पे औसत 12 आ जाएगा। समझ आ रहा है? ये छोटे छोटे डिफरेंस जो है ना, आंसर में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ देते हैं। याद रहेगा? तो पहली प्राकृतिक संख्या 1 और पहली पूर्ण संख्या 0, याद रखिएगा। अगर मैं बोला 40वें नंबर की प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 40। लेकिन बोला 40वें नंबर की पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 40 हो जाएगी। बन जाएगा, क्योंकि पहला नंबर का पूर्ण संख्या 0 है, 5वें नंबर का पूर्ण संख्या 4 है, तो 40वें नंबर का पूर्ण संख्या क्या होगा? 39 हो जाएगा। ये याद रखेंगे। बनेगा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? प्रश्न कराऊंगा, देखना ये सब चीजें आगे जाके यूज होंगी, प्रश्न करेंगे अपन। अगला लिखिए पूर्णांक संख्या। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट नहीं कर पाए रहेंगे तो बताएंगे आप लोग मेरे को। 2 बार 3 बार एक ही जानकारी को बता रहा हूं ताकि कंठस्थ हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। समय मुझे लगता है 2-3 महीना लगता है पूरा खत्म करने में, ध्यान रखिएगा। और समय लगेगा भी, इतना बड़ा सिलेबस रहता है मैथ्स का, समय लगता है। लेकिन आप देखेंगे महीना भर में इंप्रूवमेंट ऐसा दिखेगा आपको, गणित में कैलकुलेशन को लेके, कंसेप्ट को लेके पूरा इंप्रूवमेंट दिखेगा आपको। बढ़े आगे। पूर्णांक संख्या लिखिए, लिखिए पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती है जो ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक होती हैं। जो ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक होती हैं। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या ही होती हैं जो ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक होती हैं। जो ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक होती हैं। अब देखो इसमें सब कुछ आ जाएगा। इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी, 0 भी आएगा और धनात्मक संख्याएं भी आ जाएंगी। लिखेंगे इसको, इसमें सब कुछ आएगा, ऋणात्मक भी, शून्य भी और धनात्मक भी। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। इसको बोलेंगे अपन ऋणात्मक पूर्णांक। इसको बोलेंगे शून्य पूर्णांक और इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। नोट कर लीजिए यहां तक। कर लिए नोट? इसको याद कैसे रखेंगे? देखो बहुत आसान काम है। अच्छा, इसमें भी दशमलव वाली संख्याएं शामिल नहीं होंगी। दशमलव वाली संख्याएं अभी तक किसी में शामिल नहीं होंगी, ध्यान रखिएगा। ना तो प्राकृत में, ना तो पूर्ण में, ना ही पूर्णांक में। याद कैसे रखेंगे? देखिए, याद करने के एक आसान तरीका बता रहा हूं, कैसे याद रखेंगे। देखिए 1 से स्टार्ट कर दीजिए तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? प्राकृत। थोड़ा पीछे जाके 0 को भी मिला लीजिए तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण। थोड़ा और पीछे जाके नेगेटिव नंबर्स को भी मिला लीजिए तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्णांक। याद करने का ऐसा तरीका रखिएगा। 1 से स्टार्ट करिए, संख्याएं पूर्ण, थोड़ा पीछे जाके 0 को मिलाइए, संख्याएं 1 से स्टार्ट करिए, संख्याएं प्राकृत, थोड़ा पीछे जाके 0 को मिलाइए, संख्याएं पूर्ण, थोड़ा और पीछे जाके नेगेटिव नंबर्स को भी मिला दीजिए, संख्याएं हो जाएंगी पूर्णांक। याद रहेगा? 1 से संख्याएं स्टार्ट करिए प्राकृत, थोड़ा पीछे जाके 0 को लीजिए पूर्ण, थोड़ा और पीछे जाके नेगेटिव नंबर्स को भी लीजिए तो संख्याएं हो जाएंगी पूर्णांक। ऐसा स्केल आपने बचपन में पढ़ा होगा। देखो ये स्केल आपने बचपन में ऐसा पढ़ा होगा। ये 0 यहां +1 होता है, +2 पढ़े ना ऐसा। इधर पे क्या होता है? -1, -2, -3 पढ़े ऐसा। ऐसा पढ़े होंगे कि सर लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट बोलने का मतलब क्या? बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं चलने पर वैल्यू बढ़ता है, मान जो है वो बढ़ता है। बाएं से दाएं चलने पर मान बढ़ता है। समझ आ रहा है? जैसे
आप 2 और 3 में बड़ा किसको बोलते हो? 3 को, क्योंकि बाएं से दाएं से चलने पर वैल्यू बढ़ती है, तो +2 और +3 में कौन बड़ा है? +3 बड़ा है। 0 और 1 में कौन बड़ा है? -1 और 0 में कौन बड़ा है? 0 बड़ा है। -1 और 0 में कौन बड़ा है? 0, क्योंकि बाएं से दाएं चलने पर वैल्यू बढ़ती है। जैसे आपका -1 नंबर है, मेरा 0 है, तो ज्यादा किसका है? 0 वाले का। समझ आ रहा है? -1 और 0 में बड़ा कौन है? 0। -2 और -1 में बड़ा कौन है? -1। ये देखो ना, ऐसे बाएं से दाएं चलने पर वैल्यू बढ़ती है, तो -2 और -1 में बड़ा कौन होगा? -1। समझ पा रहे हैं बात को? तो बाएं से दाएं चलने पर वैल्यू बढ़ती है, -10 और -15 में कौन बड़ा है? -10। बन जाएगा यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? तो 3 संख्याएं हो गई। कैसे याद रखेंगे? आप स्टार्ट करिए 1 से, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो प्राकृत थोड़ा पीछे लेके 0 को मिला लीजिए, पूर्ण थोड़ा और पीछे लेके नेगेटिव नंबर्स को मिला लीजिए, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्णांक। बनेगा यहां तक? बन जाएगा? यहां तक देखिए, कोई डाउट होगा तो पूछिए फिर से, बाकी का कल देखेंगे। पहला लेक्चर है तो थोड़ा कम ही मैंने पढ़ाया है। 3 क्लासेस आपकी प्रतिदिन चलेंगी। एक संविधान का भी रजा सर लेंगे, उनसे फिजिकल तो वैसे आप लोग का हो ही गया, वरना फिजिकल का गाइडेंस आप ले लेते हैं उनसे। सब इंस्पेक्टर उनका चयन हुआ है अभी जो एग्जाम हुआ था, सब इंस्पेक्टर का जो रिजल्ट आया था उसमें चयन हुआ है उनका, तो रजा सर लेंगे। सेकंड क्लास संविधान पढ़ाते हैं वो। उसके बाद तीसरी क्लास भी लगेगी। थोड़ा उत्साह के साथ पढ़ना, थोड़ा बोर मत होना यार। लगे तो का बोर वैसे, क्योंकि पढ़ाई कभी किसी को अच्छी तो लगी नहीं है यार, बोर ही लगेगा। लेकिन ऐसा समझना कि फ्यूचर के लिए पढ़ने आए हो, अपने माँ बाप के लिए पढ़ने आए हो, सरकारी नौकरी का थप्पा लगवाने आए हो। और सरकारी नौकरी मतलब कि सिक्योरिटी बहुत बड़ी। और फिर 8वां वेतनमान लागू हो जाएगा, आगे चल के होगा ही वो तो यार, कभी ना कभी तो होगा ही। सेंट्रल के में तो अगले साल से लागू हो जाएगा, सीधे सैलरी डबल हो जाएगा आप लोग का। कल देखेंगे इसके आगे का। 9:30 का टाइमिंग है बैच का, ध्यान रखिएगा। 9:30 का टाइमिंग रहेगा, तो 9:30 बजे आएंगे। रिकॉर्डिंग्स मिलेगा, क्लास रेगुलर आएंगे। मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन ज्यादा दिख सकता है आपको इस बार, और ज्यादा दिखा नहीं पढ़े रहोगे तो निपट जाओगे, ध्यान रखिएगा इस बार। पिछले पेपर को ऐसा आधार बना के मत पढ़ना, बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसा कर रहे हैं। पिछले साल का जो पेपर था आरक्षक का, उसको आधार बना के ही पढ़ा रहे हैं बस। लेकिन पिछले बार का सिलेबस को देखोगे तो सामान्य ज्ञान लिखा था, इस बार ऐसा लिखा है सिलेबस को, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित, और ये तीनों सेक्शन मैथ्स और रीजनिंग का होता है। 3-4 प्रश्न अगर पूछना होता तो ये दिखता ही नहीं फिर सिलेबस में। और फॉरेस्ट गार्ड वालों का ऐसा कहना था, जो फॉरेस्ट गार्ड का तैयारी किए थे, उनका कहना था कि अरण्य भवन गए थे वो लोग, व्यापम में गए थे, तब जाके उन्होंने, उनके भी सिलेबस में ऐसा ही लिखा हुआ था। उनका कहना था, उनका जो कहना था वो बता रहा हूं। उनका कहना था कि हमारे सिलेबस में भी सेम ऐसा ही लिखा हुआ था सर, लेकिन हम अरण्य भवन गए और व्यापम के ऑफिस गए, ज्ञापन सौंपे, तो सिलेबस में ये लिख के आया, फिर ऐसा सिलेबस मेंशन किया उसने। तो अगर ऐसा भी कर दिया, मान लो आप लोग का भी ऐसा कर दिया, तो भी गणित का वेटेज बहुत बड़ा हो गया, 20 प्रश्न का हो गया। 30 में 20 प्रश्न पूछा था गणित के, तो गणित का वेटेज तो बड़ा हो ही गया फिर। तो 3-4 प्रश्न नहीं पूछेगा, ज्यादा ही पूछेगा, मान के चलिए इस बार। तो रेगुलर आइए, और दोपहर में भी एक बैच चल रहा है, फुल चलता है, वो भी पूरा सीट भरा रहता है उसमें, तो खाली सीट ही खाली नहीं है उसमें, तो वो बैच भी चल रहा है। बच्चे एकदम जोश के साथ तैयारी कर रहे हैं। ऐसा मत मानना कि 9वें महीने में एग्जाम है या 6वें महीने में एग्जाम है तो समय बहुत है, और समय ऐसे निकलेगा पता नहीं चलेगा आपको। फरवरी खत्म होने को आएगा, देखना आप, 28 दिन का वैसे भी फरवरी है, तो कब खत्म होगा पता नहीं चलेगा। सिलेबस बड़ा है यार, छोटा मोटा सिलेबस नहीं है। दिखने में छोटा लग रहा है वो, लेकिन पढ़ना तो सब कुछ है ना। सामान्य ज्ञान मतलब अथाह है, वो इतना है सामान्य ज्ञान में कि पढ़ते रहो कभी खत्म ही नहीं होगा वो। इतने सारे विषय पढ़ने हैं। मैथ्स का सिलेबस देखोगे तो बहुत बड़ा है, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा तो रीजनिंग भी बहुत बड़ा है। तो रेगुलर आइए, क्लास नोट्स प्रॉपर बनाइए, जैसा मैं लिखवाया आज प्रॉपर लिखिए। प्रैक्टिस सेट आपको हर 2-3 लेक्चर में एक दे ही दूंगा मैं, बुक वगैरह खोलने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको प्रैक्टिस सेट भरपूर मिलेगा। बस रेगुलर क्लास आइए, समझ में पूरा आएगा। पूरा मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा चिंता मत करना कि बीच में ऐसा छोड़ दूंगा। बच्चे जनरली ऐसा सोचते हैं कि हमारा बैच नहीं लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरा पढ़ाऊंगा। मैथ्स और रीजनिंग ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। तो आप लोग रेगुलर आइए और क्लास नोट्स प्रॉपर बनाइए। 3 दिन 2 दिन का डेमो देख लीजिए, देखना होगा तो। बाकी तो यूट्यूब वगैरह में देखी के डेमो आए होंगे आप लोग। तो एडमिशन का भी जो प्रोसेस है आगे जाके पूरा कर लीजिएगा। 3 क्लासेस प्रतिदिन चलेंगी। पहली क्लास गणित और रीजनिंग में गणित स्टार्ट किया हूं मैं, दूसरी क्लास अभी संविधान की चलेगी, और तीसरी एक और क्लास चलेगी जीएस की।
तो रेगुलर आइए, क्लास नोट्स प्रॉपर बनाइए, दिक्कत कहीं पे नहीं आएगी आप लोग को। कल मिलते हैं फिर, अभी रजा सर लेंगे संविधान की क्लास आप लोग की। जो भी डाउट्स रहे बिल्कुल पूछना, एनर्जी के साथ पढ़ना यार, ये मैं एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, तय है एकदम। अगर आप बने रहे उड़ान की टीम के साथ 7-8 महीने तो आपको एग्जाम आरक्षक का लिखित, ये लिखित को तो कोई रोक नहीं सकता। मैं ये भी बोल रहा कि सब इंस्पेक्टर का लिखित भी आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इसी बैच में। देखना, यही सब पढ़ना है सब इंस्पेक्टर के लिखित के लिए भी, यही सब तो है, यही सब पढ़ाऊंगा उस बैच में भी। आज से स्टार्ट है 11 बजे से बैच की, दिक्कत कहीं पे नहीं आएगी, पढ़िए आप लोग अच्छे से।